नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को भले ही 6 माह से अधिक का वक्त कमोबेश बचा हो, मगर सूबे की सियासत जो कहती है कि निकाय चुनाव की धमक जो है वो बेहद ही तेज सुनाई दे रही है और तैयारियां भी जोरों पर है। दरअसल आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, महापौर, उनके पार्षद जाके निर्वाचन आयुक्त को इस बात की तस्दीक करते हैं, एक ज्ञापन सौंपते हैं कि आगामी निकाय चुनाव बैलेट पत्र से होना चाहिए, ना कि ईवीएम पे। मतलब फिर से एक बार ईवीएम की निष्ठा पे सवाल, या यूं कह ले कि ईवीएम पे इनकार कर दिया गया। दरअसल ईवीएम और कांग्रेस की कहानी कुछ ऐसे हो गई है कि कभी इनकार कभी इकरार वाली जो बातें हैं वो सुनाई पड़ती है। इसी विषय पे खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का शोर अभी थमा ही था कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत का गलियारा गूंज उठा है। चुनाव तो जब होगा तब होगा ही, लेकिन उससे पहले बयानबाजी और कांग्रेस बीजेपी में तकरार जोरदार है। खबरें यही कहती हैं कि नगरीय निकाय चुनाव साल के अंत में होंगे, फिर इसमें अभी से क्यों सियासत हावी, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। मुलाकात के साथ कांग्रेस के पार्षद दल ने राज्य निर्वाचन आयोग से बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग की है और ज्ञापन सौंपा। अब इस मांग के साथ ही कांग्रेस बीजेपी पर निशाना भी साध रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय इस मांग को लेकर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय ईवीएम पर सवाल उठे थे, पारदर्शिता से चुनाव होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। वोटिंग मशीन पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। पहले भी लोकसभा चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में भी लगातार हर राजनीतिक दल के व्यक्ति ने इस बात को कहा है और कहीं ना कहीं उदाहरण के रूप पर साबित करके भी दिखाया कि वोटिंग में जंपिंग है। इसलिए नगर निगम के चुनाव छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर के माध्यम से हो, इस बात को हमारे जनप्रतिनिधियों ने रखा है और मैं समझता हूँ ये इसमें पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखने की आवश्यकता है और उसको चुनाव कराए। वोटिंग तो है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सबसे पहले वोटिंग मशीन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया था। लालकृष्ण आडवाणी जी, जब वोटिंग मशीन की शुरुआत की गई थी तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लगाया था, उन्होंने विरोध किया था। तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने मांग की है और बिल्कुल चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। उधर कांग्रेस हमलावर है और राज्य निर्वाचन आयुक्त से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है, तो इधर विधानसभा और लोकसभा में विशाल जीत से गदगद बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसने से नहीं चूक रही। डिप्टी सीएम अरुण साव कांग्रेस की इस मांग पर कहते हैं कि कांग्रेस पार्षद दल अभी से हार मान चुका है, वो अभी से हार से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं। यही बताता है कि अभी से वो हारा हुआ मान रहे हैं, हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, हार से बचने के बहाने ढूंढ रहे हैं, यही बताता है। अब चुनाव को लेकर जो कयास हैं वो यही कहते हैं कि नवंबर-दिसंबर तक नगरीय निकाय चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले सियासत किस कदर हावी है ये तो आप खुद देख रहे हैं। इस मांग के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का ईवीएम को लेकर शायराना जवाब याद आ रहा है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि कैसे इस ईवीएम के बदले में बैलेट पत्र से इलेक्शन कराने को लेके जो है सियासत गर्मा गई। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। विकास जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी हमारे साथ है। सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। अनिल जी, आज मैं डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं। कांग्रेस और ईवीएम, कभी इनकार कभी हाँ कभी ना, क्या मसला है ये? बिल्कुल अवधेश, आज महापौर एजाज ढेबर ने इसकी शुरुआत की और वो राज्य निर्वाचन आयोग में जाकर के मिले और उन्होंने मांग की है कि नगरीय निकाय चुनाव जो है वो मत पत्रों के आधार पर होना चाहिए, ईवीएम के आधार पर नहीं। और ये उनका स्टैंड नया नहीं है, सिर्फ एक धार दी है उन्होंने। स्टैंड तो कांग्रेस का कई सालों से चल रहा है कि ईवीएम पर बंद होनी चाहिए और मतपत्र से चुनाव होने चाहिए। हालांकि एक बात सनद दिला दूं दोनों प्रवक्ताओं को कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और वहां से वो खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे कोई सबूत मिले नहीं है जिससे ईवीएम हैक होती है।
इसलिए फिलहाल तो ये मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन वहां से एक डिबेट और शुरू हुई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो एक बात कही गई, उन्होंने कहा गया कि किन सरकारों को, राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो मतदान किस प्रणाली से चाहते हैं। बिल्कुल सही। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चाहते हैं या वो मतपत्र से चाहते हैं। एजाज ढेबर ने इसी का फायदा उठाते हुए ये स्टैंड उठाया है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव में कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस के सारे सांसद लिख करके दे दें तो वो निर्वाचन आयोग मजबूर होगा चुनाव कराने के लिए मतपत्र से। लेकिन ओवरऑल जो बातचीत है वो ये कि एजाज ढेबर ने ये कदम क्यों उठाया। आप देखिए कि दक्षिण विधानसभा के चुनाव होने हैं और उनकी नजर हो सकता है उस सीट पर हो, इसलिए अपना नेतृत्व मजबूत करने के लिए, अपना दावा मजबूत करने के लिए हो सकता है उन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पीछे पार्टी खड़ी होगी, इसके पीछे भूपेश बघेल और उनकी टीम खड़ी हो सकती है समर्थन देने के लिए, और करना भी चाहिए। अगर आप कोई दावा लोकसभा चुनाव में कर रहे थे और पार्टी का कोई नेता उसको आगे बढ़ा रहा है तो पूरी पार्टी को उसके साथ खड़े होना चाहिए। अगर रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव में मतपत्र उपयोग किए जाते हैं तो किसे आपत्ति होगी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके मैं विकास जी का रुख करता हूं। विकास जी, ईवीएम पे एक मत क्यों नहीं है आप लोग? क्यों कभी हां कभी ना की स्थिति बनती है? लोकसभा चुनाव में पुरजोर कोशिश की गई कि ईवीएम के बदले बैलेट पे चुनाव हो जाए, अलग अलग समीकरण भी लेके आए आप लोग। भूपेश जी ने कहा बतौर राजनांदगांव प्रत्याशी कि एक साथ 38-40 कुछ लोग 287 लोग आवेदन कर दे, नामांकन भर ले तो ईवीएम से हो नहीं पाएगा। संविधान में क्या उसकी व्यवस्था है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन मूल सवाल यह है कि ईवीएम में एक मत क्यों नहीं है? 34 सीट जीतने के बाद बीते 6 माह में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार भी ईवीएम पे दोष नहीं मढ़ा गया। आज अचानक क्या हो गया आप लोगों को? देखिए, अचानक कुछ नहीं हुआ है अवधेश जी, ये तो बात निरंतर चली आ रही है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका भी हम स्वागत करते हैं, उसमें हो सकता है आगे चल के रिव्यू पिटीशन लगे। बात कहां पर आता है कि जो देश ईवीएम जहां बना, जिस देश की ये टेक्नोलॉजी है, उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। आप यूरोपियन कंट्री चले जाइए, मैं अमेरिका की बात करता हूं जिसको हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी से संपन्न न माने, हम जापान चले जाए, वहां पर की बात, वहां पर बैलेट में चुनाव होता है। और भारत देश में ईवीएम मशीन यहाँ तो बनता है नहीं, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो 100% हैक होते हैं। तो जब ये तमाम बातें आ रही हैं तो इसमें तो संज्ञान लेना है, और हम विपक्ष है, आज भी बात उठाएंगे, आने वाले समय में बात उठाएंगे। अब जब जो अनिल जी ने कहा, भाई देश के वरिष्ठ पत्रकार है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार स्वतंत्र है कि ईवीएम में चुनाव करे या बैलेट में करे। अब तो ये विष्णुदेव साय जी के ऊपर एक चुनौती की बात है। ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी राम लाइन की बात तो करती लेकिन वो आती नहीं है। चुनौती है, स्वीकार करिए कि हाँ हम लोग बैलेट में चुनाव कराते, हो सकता है कांग्रेस पार्टी हार जाए, लेकिन ये अगर नहीं बात आ रही है तो निश्चित तौर पे फिर जनता के मन में प्रश्न आता है। आप पिछला निकाय चुनाव देखिए, कांग्रेस पार्टी बैलेट में चुनाव लड़ी तो प्रचंड बहुमत से कांग्रेस निकाय चुनाव जीती, और जैसे ही ईवीएम में चुनाव हुआ लोकसभा राज्यसभा में सब उल्टा हो गया। तो इस कारण प्रश्न उठता है, और विष्णुदेव साय सरकार को, मुख्यमंत्री को इस चुनौती को, इस निवेदन को स्वीकार करना। ठीक है गौरी जी, जरा जवाब दे दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 100% हैक होता है, विकास जी की बातों को मैं कोट करके कह रहा हूं। दूसरा, ईवीएम के बदले बैलेट पे चुनाव कराना चुनौती आप लोगों के सामने कांग्रेस ने पेश कर दी है, क्या होगा इस पे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हैक होता है तो कांग्रेस पार्टी ने ही इस ईवीएम का भारत देश में पदार्पण किया था। ये बात हमको बहुत अच्छे से मालूम है। क्या कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए ईवीएम को लाया था कि हैक हो जाए और चुनाव जीत जाए? यही मंशा थी क्या इनकी? बात नंबर 1, उस समय हमने विरोध इसलिए किया था कि विपक्ष को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। दूसरा, बार बार निर्वाचन आयोग ने इनको चुनौती दी है, उस चुनौती को, अभी चुनौती की बात कर रहे थे, उस चुनौती को कभी स्वीकार नहीं किए। कभी जाकर निर्वाचन आयोग में उस ईवीएम को हैक कर नहीं बताया। ये बड़ी बात है। आज यहाँ चुनौती की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन मेरा फिर कहना है कि इस प्रकार से ये दावा उस समय क्यों नहीं होता है जब उल्लासित प्रफुल्लित होकर जब चुनाव जीता जाता है 2018 में, 71 सीट का राजा बना जाता है, 15 सीट भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। मुझे तो याद नहीं, अवधेश जी आपको याद होगा, किसी भाजपा नेता का नाम जरूर बताइएगा। लेकिन ये बात तब क्यों नहीं होती है जब आप जीतते हैं, और हारने का जब आपको दिखता है कि घर में आग लग रही है और मुर्गी जब दड़वे की तरफ भाग रही है, तब हाय तौबा क्यों मचाया जाता है, जैसा कि राजनांदगांव लोकसभा चुनाव में हुआ था। माननीय भूपेश बघेल जी को मालूम था
कि वो निश्चित तौर पर उनकी पराजय तय है। इसलिए पहले से उन्होंने क्या कर दिया कि हम 300-400 प्रत्याशी बनाएंगे। आवेदक निवेदन तो दूर की बात साहब, आधे भी लोग नहीं मिले। मतलब कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी बद से बदतर थी कि लोकसभा में ना उतने आवेदक थे ना प्रस्तावक थे, और बात करते थे चुनाव जीतने की। जिस पार्टी में उतने कार्यकर्ता भी नहीं है तो किस मुंह से चुनाव में जाते हैं, सोचने वाली बात है। तीसरा इन्होंने कहा कि नगरीय निकाय प्रचंड मतों से हम जीते। प्रचंड मतों से चुनाव नहीं जीता आपने। आपकी सरकार का वो चरित्र था कि आपने प्रत्यक्ष प्रणाली को हटाकर पीछे दरवाजे से पार्षद वाला चुनने वाला मामला ले आया, जबकि ये पहले नहीं था लागू। अब फिर से आपको दिख रहा है कि हार होने वाली है, इस नगरीय निकाय चुनाव में बचेंगे नहीं हम। तो पहले से जाकर वहां पर निर्वाचन आयोग में ठीकरा फोड़ दिया जाए, एक बकरा ढूंढ लिया जाए जिससे बलि दी जा सके। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार अनिल जी का रुख कर लिया तो मैं विकास जी में आपके पास आता हूँ। अनिल जी, चुनौती, हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी, पहले से हार, संभावित हार देखते हुए इस तरह के बहानेबाजी, क्या केवल यही लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में यही शब्दावली, यही बातें बज गई है? देखिए अवधेश, अभी जब लोकसभा चुनाव हुए तो मीम उछले सोशल मीडिया में और कहा गया कि लोकसभा चुनाव में यदि सबसे बड़ी राहत किसी ने ली है वो है ईवीएम मशीन ने, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ईवीएम मशीन के चलते हमारा प्रत्याशी हार गया, जीत गया। कोई इस बार दावा नहीं किया गया। बीजेपी तो खैर कभी करती नहीं। बीजेपी ने तो हमेशा एक्सेप्ट किया कि जब भी वो जीते चाहे हारे, उन्होंने कहा कि जनता का फैसला हमको स्वीकार है। आपत्ति तो कांग्रेस को ही होती रही। लेकिन अब ये मुद्दा कहां से उठा है? रायपुर नगर निगम से। जरा वहां का हाल देख लीजिए। 15 साल से बीजेपी रायपुर नगर निगम में नहीं है, कांग्रेस है। कांग्रेस के महापौर तीसरे एजाज ढेबर है, इसके पहले प्रमोद दुबे, उसके पहले किरण मीना। तो 15 साल से राजनीतिक वनवास बीजेपी को रायपुर नगर निगम में मिला हुआ है। हम तो चाहेंगे गौरीशंकर श्रीवास जैसे नेता आए और उस वनवास को खत्म करें, लेकिन ये कैसे होगा ये तो बीजेपी जाने। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस इसलिए चाहती है कि मतपत्र के आधार पर वोट हो, क्योंकि वो जानती है कि हम लगातार तीसरी बार नगर निगम में हैं और अभी फिर से सरकार बना सकते हैं। इसलिए कांग्रेस इसकी अपील कर रही है। बीजेपी उससे सहमत नहीं होगी, ये उनका अपना स्टैंड हो सकता है। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव में जीते तब आपत्ति नहीं हुई, बाकी राज्यों में भी आप जीते तब भी ईवीएम ठीक थी, तो फिर रायपुर नगरीय निकाय, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम क्यों दोषी है? वहां पर भी आप ईवीएम से चुनाव लड़ लीजिए, क्या समस्या है? तो कांग्रेस को इस मनोवृत्ति को, इस मनोविज्ञान को कहीं ना कहीं जवाब देना होगा पब्लिक को। ठीक है विकास जी, जवाब देना होगा साहब कि वो मनोवृत्ति क्यों निर्मित हो रही है कि एक बार आप जीत जाते हैं तो ईवीएम बहुत पाक साफ है, 99 सीट लोकसभा में आता है तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठते हैं। 34 सीट आप 2023 के विधानसभा चुनाव में लाते हैं तो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं। 2018 में 71 सीटों के साथ आप प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चलाते हैं तो भी ईवीएम पे कोई सवाल नहीं। अब ईवीएम को हटा के बैलेट पत्र पे चुनाव कराना, जीत के आधार को तलाशना या हार की वजहों को दूर करना, ये तमाम तरह की कुछ उलझन से दिखाई नहीं पड़ती है क्या? बहुत सीधा सवाल का सीधा जवाब है उदय जी। अभी देश के वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही कहती फिरती है कि ईवीएम में दिक्कत है। अगर आपके कैमरामैन इसको क्लोज सर्किट में दिखाएं तो ये डेमोक्रेसी एट रिस्क एट ईवीएम मशीन, ये जीएसएल नरसिम्हा राव जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रवक्ता थे, 200 पृष्ठ का ये पुस्तक लिखते हैं कि ईवीएम मशीन को भारत देश में बंद करो। ये मैं अनिल जी के भी संज्ञान में लाना चाहता हूं। अब मेरा यह पूछना है, कांग्रेस पार्टी किस नेता ने ऐसा पुस्तक लिखा? और जब भारतीय जनता पार्टी के, अभी हमारे गौरी श्रीवास जी ने कहा कि कांग्रेस ने लाया है, तो पुस्तक लिख के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इसको क्यों बंटवाए? अब इसी ईवीएम के भक्त बन गए। तो देखिए, जब भाजपा विपक्ष में थी तो इनके प्रवक्ता बकायदा 200 पेज का हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, छत्तीसगढ़ी सब में पुस्तक छपवाए, तब वो ठीक था क्या? अभी जब कांग्रेस विपक्ष में बात कर रही है तो ये बात आना कि सिर्फ कांग्रेस चुनाव हार जाती है इसलिए सवाल उठाती है, ये बात नहीं है। लोकतंत्र में, लोकशाही में विपक्ष की जो भूमिका है वो आवाज उठाने के लिए, विपक्ष में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सवाल उठता है और जवाब सत्ताधारी दल को देना चाहिए। मैं फिर वापस आता हूं कि क्या
विष्णुदेव साय सरकार में वो माजदा है कि जितने भी चुनाव होंगे वो बैलेट में करवाने का हिम्मत दिखाएगी क्या? ठीक है, चलिए मैं सीधे जवाब ले लेता हूं। गौरी जी, जब आप विपक्ष में होते हैं तो 200 पेज की किताब लिख देते हैं, और जब पक्ष में होते हैं तो फिर एक चूं की आवाज नहीं आती है। अब फिर से चुनौती की बात कर रहे विकास जी, जवाब दीजिए। विकास जी ने जो कहा है कि तत्कालीन प्रवक्ता ने कोई किताब लिखी थी, ठीक है लिखी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या उनको चुनौती को स्वीकार किया गया कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग के द्वारा? लेकिन अभी के दौर में निर्वाचन आयोग ने चुनौती दी कांग्रेस पार्टी समेत सारे दल को। लोकशाही की बात हो रही साहब, खाली कांग्रेस पार्टी नहीं, सारे दल को बुलाया गया था। क्या विकास तिवारी जी की पार्टी वहां पर जाकर मादे के साथ में चुनौती को स्वीकार करते हुए ईवीएम को, उस चुनौती को स्वीकार किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी किस नेता को आपकी सरकार ने, तत्कालिक सरकार ने चुनौती दी थी, उसका भी नाम बताकर जरूर जाइएगा। देखिए, तो तब की बात है, अब की बात। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है ये अब देखने मिल रहा है, आपके समय नहीं देखने मिलता था। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इन्होंने बार बार कहा कि विष्णुदेव साय जी में, अरे भाई ये काम निर्वाचन आयोग का है, बात नंबर 1। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जहां तक अभी नगरीय निकाय चुनाव हो लेकर सरकार, राज्य सरकार का कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, ना अभी तक मीटिंग हुआ है। अभी 4 से 5 महीने का समय है। प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा, बैलेट से होगा, ईवीएम से होगा, इस पे कैबिनेट का फैसला होना है, इस पे राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला लेना है। इसमें चुनौती वाली बात नहीं है। ये तो साफ साफ दिख रहा है। एजाज ढेबर जी की 2 से 3 महीने बाद विदाई हो रही है। पहले से उन्होंने बहुत अच्छा सोच लिया है। 71 सीट जब जीता गया था तब ये सवाल उठाया गया था, क्या तब निर्वाचन आयोग कौन कांग्रेस का नेता गया था, उस कांग्रेसी का मैं नाम जानना चाहूंगा। जब यहाँ पर राज्य में सरकार थी, कौन कांग्रेस का नेता जाकर बोला था भैया ईवीएम बंद करो, हमारी सरकार बन गई है, हो सकता है इसमें खोट हो। वोट मिल रहा है, उल्लासित होकर, प्रफुल्लित होकर त्योहार मनाया गया, और जब हार गए फिर से बुरी तरह से निस्ते नाबूद हो गए, तो फिर किस पे दोष बढ़ा जा रहा है? ईवीएम पे। ये दोनों चीजें नहीं चलेगी। देश के प्रदेश की जनता बहुत अच्छे सारी चीजों को महसूस कर रही है। आगे चुनाव क्या होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन जो इनका एजेंडा दिख रहा है और जो नीति दिख रही है और जो नियत दिख रहा है वो बहुत ही अपने आप में दर्दनाक हालात है। कार्यकर्ता से लेकर सबके क्या स्थिति है, क्या गर्त में कांग्रेस पार्टी जा चुकी है, प्रस्तावक और आवेदक नहीं मिल रहा है। ये लोग क्या ईवीएम की बात करते हैं साहब, क्या चुनाव की बात करते हैं, सोचने वाली बात है। ठीक है अनिल जी, जरा टिप्पणी कर दीजिए कि चुनावी जीत हार और ईवीएम दोनों अलग अलग विषय हैं। दो छोटी टिप्पणी बस। रायपुर मुंबई का एक मिड डे अखबार है, उसमें एक खबर छपी कि इसमें रिपोर्टर ने दावा किया कि मैंने एक मैसेज ऑनलाइन भेजा और उसके चलते वो ईवीएम मशीन हैक कर ली गई। ये दावा किया, उसने खबर छापी। निर्वाचन आयोग ने बोला भाई आकर के आप साबित कर दीजिए। वो साबित नहीं कर पाए, आज उनको माफीनामा जारी करना पड़ा मिड डे अखबार में। तो ये तो इस देश में तक, मैं किसी राजनीतिक दल को दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं आम धारणा भी यदि ये है कि ईवीएम हैक हो सकती है तो उसको माफी मांगनी पड़ रही। दूसरी बात, जो दोनों राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं से आग्रह करूंगा कि ये देश अब युवा हो चुका है। 27-28 करोड़ युवा है जो अब नहीं चाहते कि 2-2 घंटे लाइन में लग करके मतपत्र डाला जाए। अरे साहब, वो तो ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार मांग रहे हैं, आप उनको ईवीएम से नकारना चाहते हैं। वो ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार मांग रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी की तरह। आप ऑनलाइन का वोटिंग का अधिकार दीजिए उनको, वो घर में बैठे बैठे वोट डाल सके प्रत्याशियों के लिए। ये व्यवस्था राजनीतिक दलों को करना चाहिए। ईवीएम पर सवाल लगा करके उनको 2 घंटे और बर्बाद मत करने दीजिए कि आकर के 2 घंटे बर्बाद करो और वोट डाले। तो दोनों राजनीतिक दल इस पर ध्यान रखें, कृपया देश को ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार दीजिए भैया, तो भला होगा देश का भी और युवाओं का भी। जरा इस पर जवाब दे दीजिएगा। अनिल जी ने बेहद गंभीर बात कही कि साहब ऑनलाइन वोटिंग की तरफ क्यों नहीं कदम बढ़ाया जाता है, क्यों ईवीएम को हटा के पुराने पैटर्न पे आप बैलेट पत्र पे जाते हैं। ऑनलाइन आपको तो एक कदम आगे जाना चाहिए ना। जब ईवीएम आप ले आए देश में, एक इलेक्शन क्रांति आपने कर दिया कि साहब हम बैलेट पत्र को हटा देंगे, हम ईवीएम से चुनाव कर देंगे। अब तो एक कदम कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने ही चले हुए कदम से पीछे हटने की कोशिश करते हैं। अवधेश जी, सवाल इसलिए खड़ा होता है, जब केरल के अंदर मॉक पोल चालू हुआ, जितने भी वोट डले, 10 वोट डले, 10 में 9 वोट भारतीय जनता पार्टी के डले। जिस भी दल का बटन दबता था जाता था कमल छाप में। इस चीज का संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया था। वो केस अभी पेंडिंग है। और फिर मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप युवाओं को मोबाइल में वोट देने का अधिकार दे दो, कोई आपत्ति नहीं है। आप युवाओं को जोमेटो से वोट डालने का अधिकार दे दो, उसमें भी हमारे कोई आपत्ति नहीं है। विषय यह है कि लोकतंत्र की खिल्ली और अपन कितना उड़ा सके, बात इस बिंदु में आती है। अमेरिका जैसा पढ़ा लिखा कंट्री अगर उस टेक्नोलॉजी से असहमत है, जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से लेकर आए, जो टेक्नोलॉजी हम जापान से लेकर आए,
क्यों जापान में ईवीएम मशीन में वोटिंग नहीं होता, क्यों अमेरिका में नहीं होता, क्या उनके जो युवा है वो ठहला है, उन लोगों को उनके पास टाइम नहीं है क्या? मेरा सीधा सीधा सवाल ये कहना है, अगर विपक्ष चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अगर ईवीएम में सवाल उठाता है तुरंत काम करना है। ईवीएम जो नरसिम्हा राव इनके प्रवक्ता 200 पेज का पुस्तक लिख डाले तो क्या वो गलत थे? और उस समय के तत्कालीन भाजपा के नेता दीदरे फाड़ फाड़ के कहते थे ईवीएम में कांग्रेस अपना चुनाव जीतने के लिए लाई है। ठीक है विकास जी, मैं आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि साहब लोकतंत्र की खिल्ली हम कितना उड़ाएंगे, यह गंभीर सवाल है, देश भर के लिए सवाल है कि लोकतंत्र को खिल्ली उड़ाने के लिए हम कितना इस्तेमाल करेंगे। आप कहते हैं कि जोमेटो से वोट डाल दीजिए, कैसे संभव है? आप जोमेटो की तुलना वोट से करें, जोमेटो से कैसे वोट डालेंगे आप? ऑनलाइन वोट की तुलना कैसे होगा? आप ये बताइए, घर बैठे वोट कैसे डालेंगे? क्या युवा ये कह रहे हैं कि वहां पर वो ईवीएम मशीन में बटन उतना ही टाइम लगता है? मेरा यक्ष प्रश्न ये है कि जिस देश की टेक्नोलॉजी ईवीएम है वहां पर ईवीएम में मतदान क्यों नहीं हो रहा है? वहां का आप रिसर्च एनालिसिस कर लो तो उन्होंने पाया कि ईवीएम हैक होता है। उस बात को यहां बैठ के हम लोग नकारे, ये मैं समझता हूं ये लोकतंत्र का हम मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन साहब लोकतंत्र की खिल्ली तो भी उड़ेगी ना जब कांग्रेस का एक जिम्मेदार विद्वान प्रवक्ता कहे कि जोमेटो से वोट डाल दे। आप उदाहरण को ऐसा तिल का तार ले खींचोगे कि मैंने मैं जिम्मेदार प्रवक्ता है, अरे हाँ मैं जिम्मेदार आप विद्वान प्रवक्ता है, अरे मैं विद्वान आप जोमेटो से वोट डालने की बात करते हैं। जो बात अनिल जी ने कहा कि युवाओं के पास समय नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ जोमेटो से करा दो, स्विगी से करा दो, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ईवीएम हैक नहीं हो रहा है। इसका क्या सत्यता है? ठीक ठीक है, मैं लौटू, मैं नहीं तकलीफ साहब लोकतंत्र की खिल्ली आप कह व्हाट्सएप से करवा दो, इंस्टाग्राम से करवा दो, ट्विटर से करवा दो। विकास जी देखिए, दरअसल सवाल ये आया विकास जी, लोकतंत्र का मजा ठीक उड़ा है दो। विकास जी, सवाल इसलिए उठा कि आपने कहा कि लोकतंत्र की खिल्ली कब तक उड़ाएंगे, बेहद गंभीर है। बिल्कुल, लोकतंत्र की स्थापना मजबूती के लिए सबकी आहुति होनी चाहिए, लेकिन आप जोमेटो स्विगी जैसे वेबसाइट की बात करेंगे तो संभव नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, नरसिम्हा राव का पुस्तक भाजपा का आप इग्नोर कर रहे हो तो मेरे को उदाहरण तो देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, लोकतंत्र है, मेरे बोलने ठीक का है, अधिकार। अरे 100% आपको अधिकार है और इसी अधिकार के तहत आप जोमेटो से वोट डालने की बात भी कहते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। ठीक है गौरी जी, आप सीधे जवाब दे दीजिए, मैं लौट रहा हूँ मैं आपके पास। जब चिराग में तेल ही नहीं था तो गीला हवाओं से कैसा? इनके चिराग का तेल सूख चुका है। और बात महत्वपूर्ण यह है कि हम दूसरे देश की बात कर रहे हैं, जापान, चीन और अमेरिका की। वहां के चुनाव प्रणाली और संसदीय परंपरा का पहले अध्ययन करना बहुत जरूरी है कि वहां चुनाव किस प्रकार से होता है। बिना ज्ञान के अगर इस प्रकार का भोपू पीटे यहाँ पर तो सिवाय फजीयत का और कुछ होना नहीं है। भारत की चुनाव की प्रणाली अमेरिका की चुनाव की प्रणाली से बहुत अलग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वहां ऑनलाइन हो रहा है। भारत में कल ऑनलाइन हो जाएगा उदय जी, हो सकता है उसको बोल देंगे कि मोदी जी ने हैक कर लिया है, मोदी जी ने फलाना कर लिया है। तो इनके पास में बहानेबाजी के अलावा बचा क्या है? इस बात को समझिए ना आप। लोकतांत्रिक परंपरा की, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की तमाम प्रकार की बातें की जा रही, छाती पीटा जा रहा है। लेकिन पार्टी की बात होती है, नेताओं की बात होती है, एजेंडा की बात होती है, हार के बाद सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है ईवीएम। इस बात को भी सोचने वाली बात है। और अब कह रहे हैं कि फलाना देश वाले बोल रहे हैं ईवीएम को हैक किया जाता है। विकास तिवारी जी उनकी पार्टी को मैं आज चुनौती देता हूं, जिस देश के महानुभाव ने इस बात को कहा है उसको भारत लाकर हैक करवा लीजिए आप। किसने आपको रोका है? दिखाइए इसको। ये बार बार ये सवाल का जवाब प्रदेश और देश की जनता चाहती है, इसका खात्मा होना चाहिए। और रहा सवाल हार और जीत का, हार और जीत विषय नहीं है। विषय है कि किस स्तर पे आप ले जा रहे हैं भारत देश की राजनीति को और भारत की लोकतंत्र की परंपरा को। आपको अपमान करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, समय का अभाव है। दरअसल मैं एक बार राजीव कुमार जी जो चुनाव आयुक्त है, भारत निर्वाचन आयुक्त है, उनका एक शेर उन्होंने बड़ी चुनाव की घोषणा के समय उन्होंने कहा था, जिसपे लगातार चर्चा होती है कि अधूरी हसरतों का इंजाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम को कहते हैं। अनिल जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, ईवीएम पे सवाल कब तक उठेंगे, मुझे समाप्त करना होगा 10 सेकंड में। सिंपल सी बात है, अभी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे तो जो हम आपके कई संवाददाता जीते हुए प्रत्याशियों से, इसमें कांग्रेस के भी शामिल थे, पूछे कि अब आप ईवीएम पे दोष देंगे क्या, तो वो माइक छोड़ करके चले गए थे। चलिए तो कुल मिलाकर ठीक है, स्टैंड अब और क्लियर होना चाहिए कि 99 सीटें अगर आपने ईवीएम से जीत ली है या डबल डिजिट में आप आ गए हैं, डबल रिजल्ट अब आपको मिल गए हैं,
तब आप ईवीएम पर प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे। अनिल जी, समय का अभाव, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर एक व्यक्ति की आहुति होनी चाहिए, हर एक तंत्र की आहुति होनी चाहिए, चाहे वो ईवीएम के द्वारा मतदान हो या बैलेट पत्र की मांग हो। लेकिन सवाल यह है कि ईवीएम की बदनामी और बैलेट पत्र का ये आवाज कब तक गूंजता रहेगा और कब तक इस पर सियासत होती रहेगी, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।